हेलो जी। आज के चौथे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और बैंक के बारे में। बैंक का नाम है आरबीएल बैंक। और अगर मार्केट कैप की बात करें तो रफली 14,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अगर आप याद करोगे तो एक साल पहले यहाँ पर कुछ कुछ मतलब वो डायरेक्टर वायरेक्टर चेंज हो गया था, तो इस वजह से मतलब यहाँ पर इनका इनका कुल मिला के एसेट क्वालिटी खराब हो रहा था। तो आरबीआई ने इंटरवेंशन किया और आरबीआई ने कहा कि मेरे आरबीआई के चार आदमी पूरे के पूरे बैंक को मैनेज करेंगे। फिर क्या हुआ? 2 क्वार्टर बाद ही, 2 से 3 क्वार्टर बाद ही, मतलब आज से आप करीबन करीबन 6-7 महीने पहले आरबीआई ने कहा ठीक है, अब बैंक सेल्फ सस्टेन कर सकता है, अब बैंक खुद अपना डायरेक्टर अपॉइंट करे और अपने नॉर्मल ऑपरेशन शुरू करे। तो एक बहुत ही अच्छा साइन होता है एक भी बैंक के लिए कि बैंक आरबीआई अपना आदमी हटा देता है और बैंक को अपना आदमी अपॉइंट करने के लिए बोल देता है। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बैंक कि आगे चल के बैंक के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो उस नजरिए से हमें बैंक को देखना है कि ऐसा नहीं है कि ये कुछ पिछले 30-40 साल से बहुत बढ़िया धंधा करते हुए आ रहे हैं। इनके साथ ये प्रॉब्लम थी और अब हम देखेंगे क्या ये प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन निकाल के आगे बढ़े हैं या अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इनका लोन बुक ग्रोथ था 19% ऑन अ वाई वाई लेवल। तो यहाँ पर लोन बुक ग्रोथ ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमने हमने एवरेज निकाला था एच डी एफ सी बैंक का और एस बी आई का, जो दो सबसे बड़े बैंक थे हिंदुस्तान के। उन दोनों का हमने एवरेज निकाला था, उनका 15-16% के आसपास का एवरेज आ रहा था ग्रोथ का, लोन बुक ग्रोथ का। और यहाँ पर आ रहा है 19% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ। तो यहाँ पर मोर और लेस अच्छा अच्छा ग्रोथ रेट बोल सकते हैं हम इसको, इस बैंक के हिसाब से। अगर मैं लोन बुक साइज की बात भी करूं तो 86,000 करोड़ के आसपास का इनका पूरा का पूरा लोन बुक है। 86,700 करोड़ के आसपास का लोन बुक है। तो लोन बुक साइज तो बहुत छोटा है। वो वहां पर 25-26 लाख करोड़ रुपए, 38 लाख करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक लेके बैठा है, यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का भी लोन बुक नहीं है। बट फिर भी पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। और जो गाइडेंस है, गाइडेंस की भी बात करें तो गाइडेंस तो और भी ज्यादा है। तो अच्छा अच्छा सेट ऑफ नंबर्स बोल सकते हैं। और गाइडेंस ज्यादा है और उसके बाद कम डिलीवर किया, इसको हम इस क्वार्टर में जाने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि Q1 जनरली फाइनेंशियल के लिए स्लगिश क्वार्टर रहता है, थोड़ा सा खस्ता क्वार्टर रहता है। यहाँ पर उतना इकोनॉमिक ग्रोथ आता नहीं है, इसलिए डिसबर्सल में भी उतना ग्रोथ हमें देखने को मिलता नहीं है। इसलिए हम इस वाले क्वार्टर को छोड़ सकते हैं कि भाई चलो आपने थोड़ा सा कम ग्रोथ किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स आएंगे, जो 2, 3, 4 क्वार्टर आएंगे, उसमें आप मेकअप कर लोगे और इसको बेटर ही करोगे। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ रेट की बात करें तो डिपॉजिट ग्रो बाय 18% ऑन अ वाई वाई लेवल। और ये भी बहुत अच्छा नंबर है कि आपका अगर लोन बुक ग्रोथ 19% का है और डिपॉजिट ग्रोथ 18% का है, तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है दोनों में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर डिफरेंस होता है, सपोज जो हमारा डिपॉजिट ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन टू से हमारा लोन बुक ग्रोथ, तो क्या होता है, आपका लोन बुक ग्रोथ का पेस पेस धीरे धीरे कम आ जाएगा। अब आप एक चीज समझो, बैंक के लिए रॉ मटेरियल क्या है? इनफ्लो क्या है? इनफ्लो है पैसा। पैसा लेंगे तभी तो पैसा देंगे ना। अगर अगर जो इनफ्लो का रेट है वो कम है और जो आउटफ्लो का रेट है वो बहुत अब्सर्डली ज्यादा है, तो क्या होगा, बैंक का लेवरेज बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बैंक लेवरेज होता जाएगा। और एक पॉइंट से ज्यादा आप लेवरेज कर नहीं सकते। आप 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, 11 गुना लेवरेज कर लोगे, बट 11 गुने से ज्यादा आप लेवरेज कर नहीं सकते ना। अब या तो उस टाइम पे आप अपना क्यूआईपी करो, मतलब इक्विटी डायल्यूशन करो, नहीं तो आप अपने डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ को ऊपर लेके आओ। और अगर आपकी डिपॉजिट की पेस ऑफ ग्रोथ ऊपर नहीं आएगी तो आपकी लोन बुक की पेस ऑफ ग्रोथ नीचे आ जाएगी। तो इसीलिए डिपॉजिट पेस ऑफ ग्रोथ आना बहुत जरूरी होता है। जितना आपका लोन बुक है एटलीस्ट उतना तो आपका डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ आना चाहिए। 1-2% ऊपर नीचे चलता है क्योंकि आप 1-2% से आपका लेवरेज फिगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है। तो यहाँ पर 18% का डिपॉजिट ग्रोथ आ रहा है अगेंस्ट 19% का लोन बुक ग्रोथ। तो ये अच्छा नंबर है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं कासा रेशो की, तो कासा रेशो अभी भी इनका घट रहा है। अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो पिछले क्वार्टर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला था, बट इस क्वार्टर में फिर वापस खराब हो गया कासा। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बात करें तो 35.4% से गिर के आ गया 32.6% के आसपास पे। और कासा इंपॉर्टेंट क्यों होता है, पहले तो समझते हैं कासा क्या होता है। कासा इज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। अब करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट बैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये होते हैं चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स एक बैंक के लिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बैंक के लिए रॉ मटेरियल क्या है? पैसा। आप जितना सस्ती रेट का आप पैसा ले पाओगे उतना उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उतना कम रेट पे आप सामने वाले को, जो आपका कस्टमर है, उसको लेंड कर पाओगे। और अगर आप प्राइस में कॉम्पीट कर गए, आप सपोज कोई बैंक है जो आपसे 4% ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, तो कस्टमर उठ के आपके पास आ जाएगा। तो आपको एडवांटेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट कि आप बाकी सारे बैंक से कम रेट पे लेंड कर पा रहे हो। तो इसलिए कासा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद एक और चीज होती है कि आपके लिए जितना अच्छा आपका कासा है उतना अच्छा आपका आपका रेशियो मेंटेन रहता है, आपका कॉस्ट मेंटेन रहता है, क्योंकि जो बाकी पैसा उठाते हो वो तो आप बाहर से उठा रहे हो ना, वो आप बाहर आपसे किसी भी आप सपोज आप लेवरेज लेके रख रहे हो, तो वो पैसा उठाने के लिए तो आपको ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कासा। कासा आपके लिए सबसे सस्ता फंड है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो आपको कुछ पेमेंट करना ही नहीं है, 0% पे पैसा मिल रहा है आपको। और अगर सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट में भी 3 4 5% से ज्यादा का आप इंटरेस्ट देते नहीं हो। तो सबसे सस्ते फंड्स हैं कासा आपके लिए। और अब ये कासा रेशो गिर क्यों रहे हैं? क्योंकि सब लोग जा जाके टर्म डिपॉजिट बुक करा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी ऊंचे हैं। अब ऊंचे लेवल पे इंटरेस्ट रेट है तो सबको दिख रहा है कि भाई अभी हमारी एफडी 8.5% पे बुक हो जाएगी या 9% पे बुक हो जाएगी, या कुछ बैंक तो एफडी प्रोवाइड कर रहे हैं 9.5% के आसपास। जैसे हम सूर्योदय बैंक की बात करें तो सूर्योदय बैंक का भी वैसे हम वीडियो बना चुके हैं, उसका भी पूरा एनालिसिस कर चुके हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आया था, वो भी आप जाके देख सकते हो। मेरी प्रोफाइल के हाईलाइट्स वाले सेक्शन में आपको सारे के सारे ये वाले वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे सूर्योदय बैंक है, सूर्योदय बैंक तो शायद हाईएस्ट रेट पे एफडी प्रोवाइड कर रहा था, 9.5 10% के आसपास तक वो एफडी प्रोवाइड कर रहा था। तो सब लोग घुस रहे थे कि हम अपना सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट से पैसा निकालें और उठा के उसकी एफडी करा दें। तो इस वजह से बैंक्स के कासा गिर रहे थे। और जैसे ही आपने एफडी कराया तो बैंक का कॉस्ट बढ़ गया। जो पहले आपके पास वो पैसा करंट अकाउंट में पड़ा था जिसके ऊपर बैंक को 0% इंटरेस्ट देना था, या सेविंग्स अकाउंट में पड़ा था जिसके ऊपर बैंक को 4% का इंटरेस्ट देना था, उसके बदले अब बैंक को 8 9% के आसपास का इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। तो बैंक का कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो इसलिए कासा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कासा पिछले क्वार्टर में इनका सुधरा, इस क्वार्टर में फिर वापस बिगड़ गया। बट ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हर बैंक का ऐसे ही चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। अभी कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जो इनका खराब ही हुआ है, कुछ कुछ बैंक ऐसे हैं जिनका इंप्रूव किया है। जैसे एचडीएफसी बैंक की बात करूं, एचडीएफसी बैंक अभी भी खराब हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक का इंप्रूव किया है, तो ठीक है, कोई कोई इसमें इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। एक नंबर था, नंबर हमें ध्यान में रखना है कि इनका कितना गिर रहा है, कितना गिर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गिर रहा है या उठ रहा है। क्योंकि अभी अभी जब हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है तब तो कासा आपका नीचे ही जाएगा। अगर ये है कि आपका एकदम से बहुत ज्यादा कासा में ड्रॉप आ जाता है तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। यहाँ पर वो चीज देखने को नहीं मिल रही। इनका कासा ड्रॉप किया फ्रॉम 35.4% टू 32.6%। तो ये भी हमने समझ लिया ऑन क्वार्टर लेवल। तो ये भी खास दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसके ऊपर अपने ध्यान रख के जरूर चलना है कि ये और ज्यादा रेट पे ना गिरे और ज्यादा लंबे समय तक ना गिरे, कि भाई आपको नेक्स्ट क्वार्टर में तो एटलीस्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिलना ही मिलना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर तक ऑलमोस्ट सारे के सारे बैंक्स अपना कासा को वापस पॉजिटिव ट्रेंड में ले आएंगे, मतलब वापस ऊपर की तरफ चलने लगेगा उनका कासा रेशो। अब देखो प्रॉब्लमेटिक चीज मैं बताऊं, अब देखो यहाँ पर डिस्बर्समेंट वर डाउन 25% ऑन अ वाई लेवल। अरे सब कुछ मान लिया आपकी बात कि आपका Q1 थोड़ा स्लगिश रहता है, इस Q1 में हीट वेव रहा, इलेक्शन रहा, सब कुछ रहा, बस सारी चीजें आपकी मान ली। बट आपका वाई लेवल पे तो डिस्बर्समेंट डाउन नहीं होना चाहिए था। आपने पिछले साल Q1 में जितना जितना पैसा बाहर दिया था उससे ज्यादा तो आपको इस साल देना ही चाहिए था ना, तभी तो आप ग्रोथ लेके आओगे। तो ये इस वाली चीज पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इनका डिस्बर्समेंट डाउन क्यों गया, और क्या ये अगले क्वार्टर में रिकवर कर पाएंगे। क्या Q2 FY24 में Q2 FY25 में डिस्बर्समेंट की पेस पे ग्रोथ आएगी? क्योंकि जब तक डिस्बर्समेंट में ग्रोथ नहीं आएगा तब तक एयूएम में भी ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इनका लोन बुक सेगमेंटेशन। अगर लोन बुक सेगमेंटेशन की बात करें तो 62% आता है इनका रिटेल से और 38% के आसपास आता है इनका होलसेल से। आप ये करना क्या चाह रहे हैं, ये थोड़ी सी इसकी अभी बात कर लेते हैं। इन्होंने गाइडेंस दिया है कि हम अपनी रिटेल को 65% तक ले जाएंगे, तो मतलब रिटेल को थोड़ा सा सेगमेंट को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा। ये 62 से 65% के आसपास चला जाएगा। और जो हमारा होलसेल वाला है वो होलसेल वाला 38 से गिर के 35% के आसपास रह जाएगा। और वो आगे चल के हम देख भी लेंगे कि अपनी होलसेल बुक को कम क्यों करना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अगर मैं बात करूं यील्ड ऑन एडवांसेस की, मतलब जो इनके एवरेज जो इन्होंने लोन दिए थे उनके ऊपर क्या यील्ड आ रही है, उसका क्या चेंज रहा, डेल्टा क्या रहा, उसके बारे में बात करें तो हमें पता चलेगा कि यील्ड बढ़े वन बेसिस पॉइंट से ऑन अ क्वार्टर लेवल, मतलब कुछ खास फर्क नहीं आया। और 3 बेसिस पॉइंट से ऑन अ वाई लेवल, यहाँ पर भी कुछ खास फर्क नहीं आया। 3 बेसिस पॉइंट मतलब 0.03% में आपने कुछ कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ नहीं पाओगे आप। वहीं अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ गए फ्रॉम 6.1% टू 6.6% ऑन अ वाई लेवल। और क्वार्टर लेवल पे भी 1 बेसिस पॉइंट से ज्यादा थे। तो क्वार्टर लेवल पे तो आप मोर और लेस बोल सकते हो स्टेबल थे, बट वाई लेवल पे ज्यादा थे। अगर हम निम्स की बात करें तो निम्स एक्सपैंड कर गए ऑन अ वाई लेवल फ्रॉम 5.54% टू 5.67%। और क्वार्टर लेवल पे भी एक्सपैंड किए फ्रॉम 5.45% टू 5.67%। तो निम्स एक्सपेंशन इज ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर द बैंक। आपके जितने ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनेगा उतना बेहतरीन है आपके बैंक के लिए, क्योंकि उतना ज्यादा आप पैसा बनाओगे।
आपका निम्स जितना अच्छा है उतना ज्यादा आपने पैसा बनाया, तो निम्स एक्सपेंशन इज ऑलवेज ऑलवेज गुड फॉर अ बैंक। तो यहाँ पर तो काम सही हुआ है। अगर इसी वजह से हम देखें आरओए और आरओई की कहानी देखें, तो दोनों ही इंप्रूव किए, क्योंकि आपका निम्स इंप्रूव किया, निम्स इंप्रूव किया, इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव किया, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव किया इसका मतलब आरओए इंप्रूव किया, और आरओए इंप्रूव किया इसका मतलब आरओई इंप्रूव किया। देखो आरओई इज डिपेंडेंट अपॉन आरओए, क्योंकि आरओई का फॉर्मूला देखने जाएंगे तो हमें पता चलेगा आरओई इज इक्वल्स टू आरओए इंटू लेवरेज। अगर लेवरेज को हम कांस्टेंट समझें तो जो मूवमेंट आरओए का होगा वही मूवमेंट आरओई का होगा। अब सपोज आरओए ऊपर चला गया तो आरओई भी ऊपर चला जाएगा, और अगर आरओए नीचे आ गया तो आरओई भी नीचे आ जाएगा, अज्यूमिंग द लेवरेज इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर आरओए वेंट अप ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड वाई लेवल। सो आरओए का अभी करंट पोजीशन बताऊं तो 1.14% के आसपास का आरओए है, और इसी वजह से आरओई भी ऊपर चला गया और आरओई टच कर गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% को। 9.9% के आसपास का इनका आरओई चला गया, जो ये पहले बहुत कम हो गया था। देखो 9% का आरओई कुछ खास आरओई है नहीं, बट हमें इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड देखना इंपॉर्टेंट है। आप जाके आज ढूंढोगे कि 25 का आरओई कौन सी कंपनी कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसकी वजह आप ये देखो कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो कम आरओई से 25 की तरफ बढ़ रही है। ट्रेंड किसका सही है? अगर 25 का आरओई करने वाली कंपनी 22 का आरओई करती है तो खराब है। अब आप देखो आपके पास सपोज दो कंडीशन है, एक कंपनी ऐसी है जो जिसका आरओई अभी 10 का है, बट 10 का हुआ है 7 से, तो 7 से वो इंप्रूव हुआ 10 का आया। और एक कंपनी ऐसी है जिसका आरओई था 30 और अब वो हो गया 25। तो अब एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो आप बोलोगे कि ये 10 वाले आरओई वाली कंपनी खराब है, 25 वाली अच्छी है, बट ये गलत तरीका है। अगर हम सेम चीज देखें एसबीआई कार्ड्स के साथ, तो एसबीआई कार्ड्स का आरओई करीबन हुआ करता था 32-33, उसका भी मैंने एनालिसिस करके डाल रखा है, उसको भी आप चेक कर लेना। तो एसबीआई कार्ड्स को सब बहुत अच्छी कंपनी बताते हैं, बट बिल्कुल वाहियात, कुछ भी नहीं हो रहा उस ब्रांड में, वो उसमें काम खराब ही हो जा रहा है। क्योंकि आप जैसे ही देखोगे उनका आरओई देखोगे, एक ही नंबर देखना है आरओई। अगर आप उनका आरओई देखोगे तो उनका आरओई ड्रॉप डाउन फ्रॉम 32% टू 22-23%, अब तो शायद सब 20 पे भी आ गया। अब इस बार उन्होंने शायद 18-19% का आरओई रिपोर्ट किया था। तो वो खराब कंपनी है इन कंपैरिजन टू। आप एक काम करो, एक और कंपनी उठाओ, उसका भी हमने एनालिसिस कर रखा है, कंपनी का नाम है यूग्रो। यूग्रो का अगर आप 2-3 क्वार्टर पहले देखोगे तो 4% का आरओई था, वो 4% के आरओई से 10-12% के आरओई पे पहुंच गए, तो उनके आरओई में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एसबीआई का आरओई कम हो रहा है, तो यूग्रो इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देन एसबीआई, इन स्पाइट ऑफ कि एसबीआई कार्ड्स का जो आरओई है वो एब्सोल्यूट नंबर्स में ज्यादा है। तो हमें ट्रेंड देखते हुए चलना है। जिस कंपनी का ट्रेंड सही डायरेक्शन में है, जिस कंपनी का आरओई का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, वो ज्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ हमारे लिए रिटर्न बनाने के लिए, ना कि वो कंपनी जिसका आरओई नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं अब हर सेगमेंट का ग्रोथ देख लेते हैं किसमें कितना ग्रोथ आया। अगर होलसेल बुक की बात करें तो होलसेल बुक वेंट अप बाय 2% ऑन अ वाई लेवल, वहीं डिग्रू कर गया बाय 5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इस पे यील्ड नहीं बन रहा। अगर मैं एवरेज यील्ड की बात करूं तो एवरेज यील्ड है इनका करीबन करीबन 8.9% के आसपास का, और हमने देखा अभी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनका बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ फंड्स इनका बढ़ गया टू 6.6% के आसपास। अब देखो आप 6.6% पे बोरो कर रहे हो और उठा के 9% पे दे देते हो, तो आपका कितना सा मार्जिन बना? आपका मोटा मोटी अगर हम बात करें तो कितना है यहाँ पर 8.9% के आसपास। 8.9% पे तो आप यील्ड है, तो 9% की यील्ड है, और मोटा मोटी 7% का आपके यहाँ तो 2.4% से भी कम आपका आपका स्प्रेड बन रहा है। तो निम्स तो इससे भी कम होगा, क्योंकि इसमें भी ग्रॉस एनपीए तो आएगा ही आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको 100% रिपेमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर भी ग्रॉस एनपीए आया, तो यहाँ पर तो आपका कुछ निम्स बन ही नहीं रहा था। इसलिए कंपनी ने कह दिया, हाथ जोड़ लिया, भैया जब तक हमारी कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आना नहीं शुरू हो जाते, हम वापस वो 3-4-5-4% के आसपास का हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स नहीं आता था, तब तक हम होलसेल पे ध्यान ही नहीं देंगे। होलसेल की बुक को पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमें देखने को मिला कि होलसेल बुक ग्रो ही नहीं किया। तो अब ये बात आती है कि जो 19% का ग्रोथ आया वो कहाँ से आया? ऑब्वियस सी बात है, वो रिटेल वाली बुक से आया। अगर मैं बात करूं रिटेल वाली बुक बढ़ा बाय 31% ऑन अ वाई लेवल एंड 9% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और इसमें भी सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन की बात करूं, एयूएम कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो वो आता है हमारा क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस से। और अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है हाउसिंग और रूरल व्हीकल फाइनेंस। हाउसिंग वाला सेगमेंट बढ़ा 52% से, और रूरल व्हीकल फाइनेंसिंग बढ़ा 74% से ऑन अ वाई लेवल। तो हमें ये भी पता चल गया कि भाई जो होलसेल वाला है, होलसेल वाले को ही पड़ा रहने दे रहे हैं, क्योंकि उस पर यील्ड ही नहीं बन रहा है, इनको ढंग का यील्ड ही नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स कहते हैं कि भैया हम हमारी इतनी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री है, हमारा इतना बड़ा ब्रांड नेम है,
हम आपको इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दें, तो इनके लिए वो बेनिफिशियल ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कॉर्पोरेट छोड़ दिए, रिटेल वाले पे फोकस कर रहे हैं, और रिटेल वाली बुक के गाइडेंस के अनुसार बढ़ाना भी चाह रहे हैं फ्रॉम 62% टू 65%। इसीलिए हमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें, तो एसेट क्वालिटी में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल और वाई वाई लेवल पे मोर और लेस इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे एसेट क्वालिटी स्टेबल रहा, वाई वाई लेवल पे इंप्रूव किया। और जो इनका ग्रॉस एनपी नंबर दिख भी रहा है ना, वो भी सारा होलसेल बुक में से दिख रहा है। तो इससे हमें एक और रीजन पता चलता है कि होलसेल को धीरे धीरे कम क्यों करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, एक तो आप बड़ा लोन दे देते हो, आपने सपोज 100 करोड़ का लोन दे दिया और वो उस आदमी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो सीधा का सीधा आपका 100 करोड़ ग्रॉस एनपीए में घुस जाता है। वहीं आप रिटेल लोन जब देते हो, तब आप छोटा 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 डिस्ट्रीब्यूट करके देते हो, एक आदमी को बहुत बड़ा लोन नहीं देते हो। तो इसलिए ये इनके लिए एसेट क्वालिटी के टर्म्स में भी बेनिफिशियल है। अगर अब हम बात कर लें ग्रॉस एनपी नंबर की, तो हमें पता चलेगा ग्रॉस एनपी इंप्रूव किया फ्रॉम 3.22% टू 2.69% ऑन अ वाई वाई लेवल, और रिमेन स्टेबल ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और नेट एनपीए की बात करें, तो नेट एनपीए इंप्रूव किया फ्रॉम 1% टू 0.75% ऑन अ वाई वाई लेवल एंड रिमेन स्टेबल ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और इन्होंने पीसीआर रेशो भी अपना बढ़ा के 90% पे लिया है। मतलब पीसीआर क्या हो गया? प्रोविजन कवरेज रेशो। प्रोविजन कवरेज मतलब आपका जो जितना भी आपने जो क्रॉस एनपीए पढ़ा है, जो नेट एनपीए पढ़ा है, जो आपका वो लोन खराब हो रहा है, उसको आप कितना कवर करके चल रहे हो, दैट इज पीसीआर। आपने प्रोविजन कितना बना रखा है। तो पीसीआर इज 90%, बहुत बढ़िया पीसीआर बना रखा है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर स्लिपेजेस की बात भी करें कि भाई इस क्वार्टर में कहीं स्लिपेजेस ना बढ़ गया, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बस जो कंसर्निंग चीज वो यही है कि इन्होंने थोड़ा सा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने की तरफ बात करी कि इनकी थोड़ी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई फ्रॉम 43 टू 61। अब क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का मतलब क्या होता है? आपको आगे चल के प्रोविजन ज्यादा करने पड़ेंगे। तो ठीक है, और ये एक बाकी सारी चीजें ठीक हो रही हैं, एक चीज खराब हो रही है, तो इसको हम एक कॉशन की तरह ले सकते हैं। और अगले क्वार्टर में इस नंबर को और ध्यान से देखेंगे। एक नंबर हमें क्या देखना है कि हमारा डिस्बर्समेंट ग्रोथ वापस आ जाए, और दूसरा नंबर हमें क्या देखना है कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट वापस नीचे चली जाए। तो ये दो नंबर पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक और जो खराब बात मेरे को इनकी 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 जो रिजल्ट था उसमें लगी कि इन्होंने कोई ब्रांच एक्सपेंशन ही नहीं किया। ना बीसी ब्रांचेस एक्सपैंड हुई, ना आउटलेट्स एक्सपैंड हुए, ना एटीएम एक्सपैंड हुए। बीसी ब्रांचेस तो शायद कम ही हो गई, 10-12 ब्रांचेस ही कम हो गई। ना खुद की फुल्ली ओन्ड ब्रांचेस इन्होंने एक्सपैंड करी। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे इन्होंने एक ब्रांच भी ऐड नहीं करी। और जब आप वॉल्यूम ग्रोथ लाने की बात करते हो, जो आप एयूएम ग्रोथ लाने की बात करते हो, लोन बुक ग्रोथ लाने की बात करते हो, वो नई ब्रांचेस से ही तो आएगा। और अगर आप ब्रांच एक्सपेंशन ही नहीं करोगे, तो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। तो एक इस चीज में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इन्होंने ब्रांच एक्सपेंशन क्यों नहीं किया। आप देखो, आज की डेट में एचडीएफसी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट प्लेयर बैंक है, बट फिर भी वो ब्रांच एक्सपेंशन करता है। वो अपनी ब्रांच एक्सपैंड कर रहा है बाय 7-8% ऑन अ वाई वाई लेवल। बट आरबीएल बैंक ने ब्रांच एक्सपेंशन नहीं किया। तो ये एक थोड़ा सी कंसर्निंग चीज है, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। अगर फाइनली कंपनी के गाइडेंस पे आ जाते हैं। अब देखो, कंपनी ने गाइडेंस दिया था FY24 से FY26 के बीच में कि इन 2 साल के पीरियड में हम क्या क्या करेंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये चाह रहे हैं कि हम अपने एडवांसेस और डिपॉजिट्स, एडवांसेस मतलब लोन बुक, तो लोन बुक को और हमारी डिपॉजिट को, दोनों को 20% से ज्यादा पेस पे बढ़ाना चाह रहे हैं CAGR लेवल पे। और टेकिंग टेकिंग FY24 एज द बेस ईयर, ठीक है, FY23-24 एज द बेस ईयर। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आप 20% से ज्यादा की ग्रोथ करना चाह रहे हो, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अभी आपने 19% का किया, बट Q1 स्लगिश भी रहता है, इसलिए आपको छोड़ देते हैं। आप नेक्स्ट क्वार्टर से बेटर कर लोगे, तो ऑन एन एवरेज आप साल भर में 20% से ऊपर ही निकल जाओगे। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि ये अपने कासा में 1 to 2% पर एनम की ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं। कासा रेशो में नहीं, कासा में, मतलब जो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा पड़ा है ना, उसमें 1-2% के आसपास की ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारा एयूएम ग्रोथ है, वो तो 20% से ऊपर रहेगा, और उससे भी ज्यादा रहेगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? अपनी कॉस्ट और कम करके, एफिशिएंसी लाके, ऑपरेटिंग लेवरेज लेके आना चाह रहे हैं कि पहले हम मतलब आप समझो, ऑपरेटिंग लेवरेज क्या हुआ कि पहले 100 रुपए लगा के मैं 100 रुपए का काम कर रहा था, अब मैं 100 रुपए लगा के 120 रुपए का काम कर रहा हूँ। तो जो एडिशनल 20 रुपए की मैंने कमाई करी, उसके लिए मेरे को कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ा। तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल गया। तो ये कह रहे हैं हमें आगे चल के ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। अगली ये 2 साल की बात कर रहे हैं, मतलब ये नेक्स्ट 7 क्वार्टर्स की बात हो रही है। और अगर हम बात करें, तो इन्होंने कहा था कि हम अपने कस्टमर बेस को डबल कर देंगे। तो जो करंटली आज हमारे कस्टमर हैं, उनको हम डबल कर देंगे नेक्स्ट 2 ईयर में। तो ये तो बड़ा बहुत गाइडेंस तो बहुत अच्छा है, बट ये देखना पड़ेगा, हमें लगातार ट्रैक करना पड़ेगा क्या इसके ऊपर ये लोग डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
अब फाइनली हम इनके इनके नंबर देख के इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर मैं बात करूं, इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वाज अप बाय 20% ऑन अ YoY लेवल, और टोटल इनकम वाज अप बाय 19% ऑन अ YoY लेवल। पैट वाज अप बाय 29% ऑन अ YoY लेवल, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप बाय 32% ऑन अ YoY लेवल। अब देखो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है थोड़ा सा, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ा सिर्फ 20% से, और टोटल इनकम की बात करें तो भी वो 19% के आसपास ही बढ़ा। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका बढ़ गया 32-33% के आसपास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस कम हो गए, या एक्सपेंसेस मेंटेन रहे, एक्सपेंसेस उस पेज पे नहीं पड़े जिस पेज पे आपका इंटरेस्ट इनकम बढ़ा या टोटल इनकम बढ़ा, उस पेज पे हमारे एक्सपेंसेस नहीं बढ़े, इसलिए हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। और उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा प्रोविजन भी कम किया, इसलिए हमें पार्ट में भी सॉरी प्रोविजन ज्यादा किया, इसलिए हमें पार्ट में थोड़ी सी कम ग्रोथ देखने को मिली एज कंपेयर टू हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा एज कंपेयर टू नेट इंटरेस्ट इनकम, बट पार्ट कम बढ़ा इन कंपैरिजन टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि थोड़ा सा प्रोविजन ज्यादा करना पड़ गया, क्योंकि हमने देखा थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी, इसका मतलब प्रोविजन ज्यादा किया आपने। तो चलिए, यही थी कहानी आरबीएल बैंक की। हमने आज चौथे वीडियो में आरबीएल बैंक भी कवर कर लिया। इसके बाद हम 3 वीडियो और बनाएंगे, और उन तीनों वीडियो में 3 और फाइनेंशियल कर लेंगे, जिससे हमारे फटाफट फाइनेंशियल जो लैंडिंग स्पेस वाले जितने भी फाइनेंशियल है वो सारे कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।